हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है, तो जो लोग भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हों उनके लिए भी हैप्पी जन्माष्टमी, जो नहीं मनाते हों उन सबको भी हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं अपनी क्लास में अगला जो है लूसेंट में। इस समय हम पॉलिटी कर रहे हैं और लूसेंट की पॉलिटी में हमने कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 9 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हमें जो चैप्टर 10 है उसे देखना है। और चैप्टर 10 है क्या? तो चैप्टर 10 है फंडामेंटल राइट। आज हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने इसी चैनल पे हमने पॉलिटी में लगभग 9 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कराए हैं, उनको भी जरूर देख लें। हिस्ट्री तो पूरी की पूरी कंप्लीट है। कंप्लीट लूसेंट हिस्ट्री के लिए आपको यहीं पे हमारे चैनल में ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जा करके देख करके पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र 10 या 12 घंटे की है। और इसके साथ साथ हमने कुछ पीवाईक्यूज कराए हैं पीसीएस के, उसे भी आप देख सकते हैं। और साथ में यूपी स्पेशल में भी कई सारी क्लासेस ली हैं, उसको भी देख सकते हैं। और इसके साथ जो लूसेंट की ज्योग्राफी है उसमें भी काफ़ी कुछ है, तो आप इन सारी चीज़ों को भी अपने इसी चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हमें फंडामेंटल राइट्स देखने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हमें देखना है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। और ये सारी चीज़ें आपको एक एक लाइन आपको लूसेंट से ही मिलेगा, लेकिन हम इसको लिख लिख के पढ़ा रहे हैं। किस लिए? ताकि आपको वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी रहे और दूसरी बात मतलब डाटा भी बच जाता है और समझ में भी चीज़ें अच्छे से आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल राइट्स में यही जानना चाहिए कि इसका स्रोत क्या है, यानी कि हमने अपने संविधान में इसको कहाँ से ग्रहण किया है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, हमारे भारत के संविधान को लगभग 60 से अधिक देशों को पढ़ करके उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी हैं अपने समाज के हिसाब से, जो उन्हें फिट पड़े, उसको अपने संविधान में शामिल किया गया है। तो उसमें ही ये जो हमारा मौलिक अधिकार है इसको भी हमने कहीं न कहीं से ग्रहण किया है। और वो जहाँ से ग्रहण किया है वो कौन सा संविधान है? तो यूएस का संविधान, जो यूएसए का संविधान है वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स को ग्रहण किया है। तो ये तो हमने देखा कि ये मतलब कि यूएसए से हमने इसको लिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका प्रावधान कितने आर्टिकल से लेकर के कितने आर्टिकल में किया गया है। तो आप इसको आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक देखेंगे। इसमें आपको पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि 2 तरह से आपको राइट्स मिलते हैं। एक तो डायरेक्टली राइट्स हैं, जो सच में ऐसे आर्टिकल्स जो सच में आपको किसी ना किसी अधिकार को देने की बात करते हैं, और हैं इनडायरेक्टली यानी कि जो आपको कोई अधिकार देने की बात नहीं करते हैं लेकिन हैं उन्हीं से रिलेटेड। जैसे डायरेक्टली में तो आप सबको ही देखेंगे, इनडायरेक्टली वाला देखिए, इसमें आप आर्टिकल 12 देखेंगे, आर्टिकल 13 देखेंगे, आर्टिकल 35, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको इनडायरेक्टली आर्टिकल्स मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे कि आपको डायरेक्ट कुछ बताया नहीं गया है, जैसे बोलने का अधिकार, तो इस टाइप के अधिकार आपको इसमें नहीं दिए गए हैं लेकिन है इससे रिलेटेड ही। तो चलिए देखते हैं आगे अपनी बातचीत। और इससे पहले आप ये भी जानिए कि जो भाग 3 है यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे संविधान में है कहाँ पे? आर्टिकल मैंने बता दिया। भाग 3 में जो है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक इसका प्रोविज़न किया गया है और इसको ना मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। और इसके साथ साथ और एक चीज़ कहा जाता है, अधिकारों का जन्मदाता और भारत का अधिकार पत्र। और क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र कहते हैं, भारत का अधिकार पत्र कहते हैं। और जो अधिकारों का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? तो ये जो मैग्ना कार्टा है ना, इसे अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो इसकी स्टार्टिंग है यानी अधिकारों की, ये इसकी स्टार्टिंग 1215 में हुई थी। इसकी जो अधिकारों की स्टार्टिंग है ये 1215 में हुई। और कहाँ हुई? तो जो यूके है यानी कि ब्रिटेन, वहाँ पर 1215 में वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन, यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन, इन्होंने अपने जो प्रजा है, प्रजा दैट मीन्स वहाँ के जो नागरिक थे, इनको एक पत्र दिया। पत्र दैट मीन्स एक अधिकार पत्र दिया और उसका नाम क्या रखा? उस अधिकार पत्र का नाम रखा मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र।
दिया और उसका नाम रखा मैग्ना कार्टा। तो इसी वजह से ये जो अधिकार हैं हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स, वो मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि इसका जो हमारा मतलब भाग 3 है उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें थी। अब हम देखते हैं हमारा जो आर्टिकल 12 है, यहाँ जहाँ से हमारा फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो रहा है उसको अब हम देखना कवर करते हैं। कवर करना दैट मीन्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 12 क्या कहता है। तो जो हमारा अनुच्छेद 12 है वो इसमें आपको क्या बताया गया है, तो इसमें आपको राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा आपको कहाँ मिलेगी, तो आर्टिकल 12 में मिल जाएगी। आप देखेंगे एक से और एक बात और बता दें, जैसे जो मैग्ना कार्टा शब्द है इसे आप देखेंगे कि ये शब्द तो फ्रांसीसी है, लेकिन इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो मतलब इंग्लैंड या यूके में किया गया था। तो अब देखते हैं अपना जो मतलब अनुच्छेद 12 है वो क्या कहता है। तो इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है और आपको जानना चाहिए कि राज्य शब्द के भीतर कौन कौन आते हैं। तो जो राज्य शब्द है इसके भीतर आप देखेंगे कि जो हमारे भारत सरकार है वो तो आती ही है, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार के साथ आप देखेंगे भारत की जो संसद है यानी कि हमारी संसद, संसद, तो भारत सरकार आएगी, संसद आएगी। इसके साथ साथ जो राज्य की विधानमंडल है जिसमें आप देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद होती है। अब हर एक जगह पे विधान परिषद नहीं होती, लेकिन कैजुअली आप जानिए कि राज्य की जो विधानमंडल है वो इसमें शामिल होगा, तथा भारत के जो हमारा भारत का राज्य क्षेत्र है इसके भीतर जितने भी स्थानीय और अन्य प्राधिकार हैं ये सब भी कहाँ आएंगे, स्थानीय और अन्य प्राधिकार, ये सब कहाँ आ जाते हैं, ये सब राज्य की परिभाषा के भीतर आ जाते हैं। तो आर्टिकल 12 में यही आपको याद रखना है कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और याद रखिएगा आगे चल के आप डीपीएससी पढ़ेंगे जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, तो उसमें भी आर्टिकल जो 36 है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और सेम यही परिभाषा दी गई है। तो अभी इसको देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 13 जो हमारा आर्टिकल मतलब 13 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 13 है इसको हम देखते हैं और एक बार फिर से बता दें ये सारी चीज़ें हम लूसेंट की जो जीके बुक आती है उससे कवर कर रहे हैं। तो जो आर्टिकल 13 है इसके अनुसार राज्य को ऐसे किसी भी कानून की अनुमति नहीं है जो भारत के संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता हो, यानी हमारी जो संसद है या सरकार जो है वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी, पेन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, कानून नहीं बनाएगी जो आर्टिकल 3 का, आर्टिकल 3 नहीं कहेंगे, जो भाग 3 का उल्लंघन करती हो, भाग 3 का उल्लंघन करती हो, भाग 3 दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो, तो ऐसा कोई भी कानून हमारी संसद के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 13 में। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 13 है इसी के तहत कानून शब्द में संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो हमारे यहाँ आर्टिकल 368 के माध्यम से जो संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी इसके भीतर शामिल की गई है, शामिल की गई है। दैट मीन्स कल को जो हमारी संसद है वो ऐसा नहीं कर सकती कि आर्टिकल 368 को मतलब आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ऐसा कोई विधि बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो। अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो इस पे एक्शन ले सकती है कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि जो नई विधियां बनाई जाएंगी, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नए कानून बनेंगे केवल उन्हीं पर ये लागू होगा, तो ऐसा नहीं है। जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था उसके पहले भी जो विधियां बनाई गई थी उनमें भी अगर कोई ऐसी विधि है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो उसको शून्य कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे जो आईपीसी है, अगर आईपीसी में ऐसा कोई कानून है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा तो वहाँ उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे कोई एक कानून बना, सपोज दैट एक्स नाम का कोई कानून बना और इसमें कई सारे प्रोविज़न हैं, प्रोविज़न 1 2 3 4 इस टाइप के कई सारे प्रोविज़न हैं। तो इसमें आप देखेंगे प्रोविज़न 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, लेकिन जो 4 है वो हमारे भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट इन मतलब कि चारों के चारों जो है इनको समाप्त नहीं करेगी, केवल
उस सीमा तक जो मतलब कि ये विधि है समाप्त हो जाएगी जिस सीमा तक ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही है। यानी कि अगर क्लॉज 4 जो है किसी विधि के द्वारा बनाया गया, यानी कोई एक्स विधि है, इसमें 4 क्लॉजेस बनाए गए हैं और उसका जो चौथा क्लॉज है वो हमारे भाग 3 का उल्लंघन कर रहा है, तो भाग 3 को ही शून्य घोषित किया जाएगा, भाग 4 को ही शून्य घोषित किया जाएगा। बाकी के जो 3 विधियां हैं वो सामान्य तरह से लागू रहेंगी। तो ये बात याद रखना है, आर्टिकल 13 में ये सारी बातें हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें मतलब कि जो हमारी संसद है वो संशोधन कर सकती है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी कि जब हमारे मतलब कि देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, राष्ट्रीय आपात जब लगा हो, राष्ट्रीय आपात, और ये किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लगा हो तो उस टाइम पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मतलब कि स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी आपको याद रखना है कि जो हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है उसको यहाँ भी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जाता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये, और हाँ एक बात और याद रखिएगा, जैसे मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, स्थगन किया जा सकता है, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। आप इसको स्थगित कर सकते हैं, और स्थगित भी ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए स्थगित ही कर दिए हैं, उसका कोई टाइम लिमिट ही नहीं, आप एक समय सीमा तक के लिए इसको स्थगित कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते। और समाप्त क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 1973 में एक केस का जो है हेयरिंग हुई थी जिसका नाम है केशवानंद भारती वाद। उसमें हमारी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसको कहा जाता है मूल ढांचा। तो जो भी चीज़ें मूल ढांचे के भीतर आती हैं उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी जो हमारी संसद है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जो बेसिक स्ट्रक्चर को ही हिला दे, यानी कि नींव हिलाने की इजाज़त आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। अब सपोज दैट कल को क्या हुआ, आप कहीं गए रूम पे रहने के लिए, सपोज दैट आपको यूपीएससी की कोचिंग करनी है, आप दिल्ली में गए, आपने कोई रूम लिया, तो आपने उसमें पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए, अपने पढ़ने के लिए मैप भी लगा लिया, सारी चीज़ें कर ली, और उसके बाद आपका मन किया कि चलो जो नींव है उसका 2-4 ईंट भी निकाल लेते हैं। तो आपको जब मकान मालिक आएगा ना तो 2 तमाचा मारेगा और भगा भी देगा। क्यों? क्योंकि आपको नींव हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रूम दिया गया है किराए पर, आप रूम में कुछ भी करिए, रूम को डेकोरेट करिए, लेकिन नींव मत हिलाइए। तो उसी तरह से हमारा ये जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया मूल ढांचे का सिद्धांत है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है कि आप जो हमारे संविधान के पार्ट्स हैं उसमें आप 22 के 22 भागों में संशोधन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसकी नींव को हिलाने का प्रयास करेंगे तो फिर हम खड़े हैं, हम आपको रोकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जानिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सीमित नहीं, मतलब कि असीमित नहीं हैं। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये असीमित नहीं है, यानी कि इनमें सीमा लगती है। ऐसा नहीं है कि सपोज दैट आपको बोलने का अधिकार दिया गया है तो आप कुछ भी बके जा रहे हैं, ऐसा मतलब कि बकवास कर रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क रही है, तब आपको रोका जाएगा। फिर आपके जो ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत वहाँ आप पे लगाम लगाई जाएगी कि भैया आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा भड़काते चलें। तो इसी वजह से कहा जाता है कि ये असीमित नहीं है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि ये वाद योग्य हैं, वाद योग्य हैं। यानी कि कल को अगर हमारी संसद आपसे आपका सुप्रीम मतलब कि आपसे आपका फंडामेंटल राइट्स कानून बना करके हनन कर रही है या संविधान में संशोधन करके ही हनन कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कहीं पर भी जा सकते हैं ये अपील करने की सरकार ये हमारी जो है फंडामेंटल राइट्स को मतलब छीन रहे हैं, आप इस पर कुछ एक्शन लीजिए। और आप सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जाएंगे, तो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, जबकि जो हाई कोर्ट जाने की प्रक्रिया है ये आर्टिकल 226 में दी गई है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, इन्हें भी जानिए। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये असीमित नहीं हैं लेकिन वाद योग्य हैं, राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। बस ये बात याद रखना है कि जो प्रतिबंध है उसका कारण उचित है या अनुचित, इसका जो मतलब कि जो हमारे प्रतिबंध हैं ये उचित है या फिर अनुचित है, ये प्रक्रिया या इसको तय कौन करेगा, तो ये जो तय करने का काम है वो अदालत का है, मतलब अदालत का है, अदालत का है। तो ये सारी बातें हो गई। आगे हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं इनकी सुरक्षा के लिए आप
यहाँ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, आर्टिकल मतलब कि 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो ऐसा नहीं। अगर आपको ज़रूरत समझ आती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और अगर आपको मन करता है कि पहले हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए तो पहले आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखेंगे जो मूल संविधान था हमारा, यानी कि जब हमारा संविधान बना हुआ था उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमको टोटल 7 मौलिक अधिकार मिले थे। 7 मौलिक अधिकार मिले थे कब? जब हमारा संविधान बना हुआ था। लेकिन आगे चल करके एक संविधान संशोधन होता है, 44वां संविधान संशोधन, और होता कब है? तो 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन। ओहो, पेन में पता नहीं क्या हो रहा है, फंस रही है पेन। तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, इसके द्वारा हमारा एक आर्टिकल 19(1)(f) था, आर्टिकल 19(1)(f) था, 19(1) का सब क्लॉज F था। इसमें आपको क्या मिला हुआ था? इसमें आपको मिला हुआ था संपत्ति का अधिकार, और इसको जो है यहाँ से हटा करके, ओ सॉरी 19 नहीं आर्टिकल 19 नहीं है जी, नहीं सही है, आर्टिकल 19(1)(f) था, और इसके साथ एक और आर्टिकल है आर्टिकल 31, आर्टिकल 31। तो ये आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f), इसमें आपको एक अधिकार मिला हुआ था संपत्ति का अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको यहाँ से हटा करके अभी वर्तमान में कहाँ रख दिया गया है? तो अभी इसको जो हमारा भाग 12 है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 300 का, लगता है पेन आज पढ़ाने नहीं देगी, तो आर्टिकल 300 का में इसको रख दिया गया है। और अभी इसकी स्थिति क्या है? तो अभी इसकी जो स्थिति है वो हमारा लीगल राइट है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी के अधिकार की बात करें तो प्रॉपर्टी का जो राइट है ये हमारा लीगल राइट अब बन करके रह गया है, फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। तो ये सारी चीज़ें थी आर्टिकल 13 के बारे में, जितनी भी चीज़ें लूसेंट में दी हुई थी सबको मैंने ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ भी आई होगी। एक और पॉइंट देख लेते हैं। तो जो 1931 है, 1931, यहाँ इस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसका एक अधिवेशन हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो इसका अधिवेशन उस टाइम पे हुआ था कराची में। तो ये जो कराची में 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे, उसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की डिमांड की थी, और मूल अधिकारों का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो प्रारूप प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये सारी चीज़ें हमने आर्टिकल 13 से देख ली। अब हम पहले देख लेते हैं जो हमारा ये कराची अधिवेशन हमने देख ही लिया। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार। तो टोटल जो मौलिक अधिकार हैं इनके बारे में भी जानना चाहिए, इतनी देर से मौलिक अधिकार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टोटल अभी आपके पास कितने मौलिक अधिकार हैं। अभी वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। मैंने बताया कि जो 7वां था प्रॉपर्टी वाला उसको हटा दिया गया है, अब वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। तो जो हमारा पहला अधिकार है वो कौन सा है, हमें ये भी जानना चाहिए। तो हमारा जो पहला अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। तो ये है समता का अधिकार, और ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? तो जो हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 से 18 तक कहाँ मिल जाएगा? क्या? तो मतलब समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ओहो, पेन नहीं चल रही आज। तो जो हमारा दूसरा है वो क्या है? वो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? तो ये आपको मिल जाएगी आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है वो क्या है? तो जो हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आपको कहाँ तक मिलेगी? तो 23, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। जबकि हमारा जो चौथा अधिकार है वो कौन सा है? तो चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये आपको आर्टिकल 25 से 28 तक मिलेगा। इसके साथ साथ अब पेन चल नहीं रही है मेरी, पता नहीं क्या हो गया है इसमें आज। तो इसके साथ हम देखेंगे जो हमारा मतलब कि 5वां अधिकार है वो कौन सा है? तो 5वां है हमारा शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और संस्कृति से संबंधित जो अधिकार है ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 29 और 30 में, आर्टिकल 29, 30 में। और लास्ट में हम देखेंगे आर्टिकल 32 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कहाँ मिलता है? तो आर्टिकल 32 के तहत। और इसको हमारे बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने
संविधान की आत्मा कहाँ है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और ये संविधान की आत्मा वाला जो क्वेश्चन है ना, कई तरह से घूम घूम के मिलता है। आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि जो भाग 3 है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। और एनसीईआरटी की क्लास 7 जो राजनीति वाली पुस्तक है उसमें मिलेगा, नहीं तो पता चला खोजने लगे आपको मिले ही ना। और इसमें आप देखेंगे प्रस्तावना को भी जो है मूल अधिकार, मतलब जो हमारी प्रस्तावना है उसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो BR अम्बेडकर जी हैं उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये संविधान की आत्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा, हर जगह अलग अलग कहा गया है। अब हम देखेंगे जो हमारा पहला अधिकार है वो कौन सा है। तो जो हमारा पहला अधिकार है, तो एक बार फिर से बता देते हैं, टोटल 6 अधिकार मिले हुए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 32 के मध्य में ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। और जो मतलब कि 31 था आर्टिकल वो रिवील हो चुका है। तो अब हम देखेंगे अपना पहला आर्टिकल दैट मीन्स पहला जो फंडामेंटल राइट है उसका नाम क्या है, वो है समता का अधिकार। और आर्टिकल इसमें कौन से हैं, तो आर्टिकल इसमें आपको 14 से 18 तक मिल जाएंगे। टोटल कितने आर्टिकल्स इसमें शामिल हैं, तो इसमें आपको टोटल 5 आर्टिकल्स शामिल होते हुए मिल रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है देख लें, क्या पता हेडिंग लगाए हों, नहीं हेडिंग नहीं लगाए हैं, तो हम खुद ही ऐसे ही लिख लिख के पढ़ा ही रहे हैं इसी वजह से। और आप लोग इसके नोट्स अगर बनाना चाहें ज़रूर बनाएं, आपको बहुत हेल्प होगी। अब सारे पॉइंट्स जो भी लूसेंट में दिए हुए हैं, एक भी पॉइंट हम मिस नहीं कर रहे हैं, बस सारी चीज़ें लिख लिख के पढ़ा रहे हैं। पहले स्टार्ट जब हम किए थे तो उस टाइम पे मतलब उसको हम लिख लिख के नहीं पढ़ा रहे थे, बुक से ही PDF बना रहे थे, तो उसमें चीज़ें थोड़ा फास्ट हो जा रही थी, मतलब जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने ये वाला तरीका अपनाया है। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 में आप देखेंगे विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। और इसमें हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि राज्य जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान तरीके से लागू भी करेगा। और ये जो हमने आर्टिकल 14 यानी कि राज्य सभी के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान तरीके से लागू करेगा, इसको हमने लिया कहाँ से है, तो इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, ब्रिटेन के संविधान से इसको हमने लिया हुआ है। तो और इसको ना कहा जाता है कि ये नकारात्मक प्रवृत्ति का है, नकारात्मक प्रवृत्ति का है। और ये सारी चीज़ें लूसेंट में नहीं दी हुई हैं, तो चूंकि हम लूसेंट देख रहे हैं तो हम लोग लूसेंट में जो दिया हुआ है वही कवर करेंगे। आगे हम देखेंगे आर्टिकल 15। तो जो हमारा आर्टिकल 15 है इसकी बात करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 15 है ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो राज्य है वो धर्म, नस्ल, जाति, उसके साथ साथ लिंग, ओहो ये तो हद हो गई है एकदम, जाति और लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको आर्टिकल 15 में। यानी कि जो आर्टिकल 15 है वो कहता है कि जो राज्य है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये टोटल 5 आधार हैं। इन 5 आधारों के मतलब इन पाँचों के आधार पर जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आगे देखेंगे, आगे जो हमारा आर्टिकल 16 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 16 है वो कहता है कि जो मतलब राज्य है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता देगा। यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, उनमें किसी भी तरह की कोई असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। और इसमें आधार टोटल 15 में मतलब 5 आधार बताए थे, इसमें 7 आधार बताए गए हैं जो कि इसमें मतलब लूसेंट में नहीं दिया हुआ है कि वो। तो जो हमारा आर्टिकल 16 है उसमें टोटल 7 आधार बताए गए हैं। आर्टिकल 15 में बताए गए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार तो हैं ही, इसके अलावा 2 आधार और जो बताए गए हैं वो हैं उद्भव और निवास स्थान। तो जो आर्टिकल 15 में है वो प्लस उद्भव और निवास स्थान, उद्भव प्लस निवास स्थान। तो ये टोटल 7 आधार हैं। इन 7 आधारों के बेस पर जो मतलब कि गवर्नमेंट है वो सरकारी नौकरियों में लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा आर्टिकल 16 में। तो आर्टिकल 15 में हमने देखा, आर्टिकल 16 हमने देखा। अब आर्टिकल 17 देखेंगे। और जो आर्टिकल 17 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें लगभग हर बार क्वेश्चन बनता है। और इसको आप देखेंगे कि ये मतलब कि क्या बोलते हैं, यूपीएससी भी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसके साथ जो छोटे एग्जाम्स में होते हैं वो भी, टीचिंग एग्जाम्स, हर जगह आर्टिकल 17 पूछा जाता है।
और आर्टिकल 17 जो है इम्पॉर्टेंट है भी, वैसे तो सारे के सारे आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, पर 17 अलग ही है। तो जो हमारा आर्टिकल 17 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता की अंत की जो बात है वो कौन करता है, अस्पृश्यता का अंत ये करता है हमारा आर्टिकल 17। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो राज्य है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करेगा। और दूसरी बात, ये दंडनीय अपराध है, अगर कोई भी व्यक्ति दंडनीय अपराध है तो इसमें आप देखेंगे कि ये केवल राज्य के लिए नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब जो एक लोग है, सपोज दैट मतलब कि जो नागरिक हैं, समस्त नागरिकों के लिए ये बात की गई है। जैसे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों के राज्य के खिलाफ दावे हैं, तो सारे के सारे जो चीज़ें हैं या सारे इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो राज्य को दिए गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 17 है और आगे चल के आप आर्टिकल 23, 24 देखेंगे, इन सबको मिला के हम देखेंगे बाद में। लेकिन जो आर्टिकल 17 है उसे आप देखेंगे कि ये आपको राज्य के खिलाफ भी मिलता है और निजी व्यक्ति के भी खिलाफ मिलता है। सपोज दैट कि कोई ऐसा नहीं है कि केवल राज्य ही आपके साथ अस्पृश्यता नहीं करेगा, नहीं, कोई निजी व्यक्ति भी आपके साथ अस्पृश्यता नहीं करेगा, जाति सूचक शब्दों से आपको प्रताड़ित करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये, और अगर ऐसा कोई करता है तो ये दंडनीय अपराध है, यानी कि उसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि अन्य जो अधिकार दिए गए हैं उसमें सजा की कोई बात नहीं, लेकिन आर्टिकल जो 23, 24 है उसमें भी सजा का प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, और ये लूसेंट में नहीं दी हुई है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 18। जो हमारा आर्टिकल 18 है वो क्या कहता है, तो समता के अधिकार का जो 5वां अधिकार हमें मिलता है, आर्टिकल 18, इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो उपाधियों का अंत करेगा, जो उपाधियां हैं उनको राज्य के द्वारा नहीं दी जाएंगी। और इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, और भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो राज्य है वो जो पहले जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे ना, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ लिया करते थे, जैसे मतलब कि महाराजाधिराज और परम भट्टारक, चक्रवर्ती, ये सारी जो उपाधियाँ थी वो राजा महाराजा लोग लिया करते थे। और इसके बाद देखेंगे राय बहादुर, खान बहादुर, तो इस तरह की जो उपाधियाँ हैं ना वो राज्य के द्वारा किसी को नहीं दी जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर कोई निजी व्यक्ति है तो वो किसी को भी मतलब कि उपाधि दे सकता है। जैसे मतलब कि आप अपने बच्चे को सिंह बुला सकते हैं, शेर बुला सकते हैं, बब्बर शेर बुला सकते हैं, राजा बुला सकते हैं, महाराजा बुला सकते हैं, और महाराजाधिराज भी बुला सकते हैं, कुछ भी बुला सकते हैं। तो आप, कोई निजी व्यक्ति जो है वो किसी को उपाधि दे सकता है, लेकिन राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, ये बातचीत की गई है। और हाँ, अगर राष्ट्रपति की आज्ञा नहीं है तो कोई विदेशी से, मतलब कि कहीं विदेश से भी आप कोई उपाधि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि भारत का नागरिक कोई विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 18 में मिलेंगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना के द्वारा जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र हैं, ये सारे जो अवार्ड दिए जाते हैं ये अनुच्छेद 18 के तहत ही आते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये सब उपाधियां नहीं मानी जाती हैं, ये सब पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो हम लोग देखते हैं पद्मश्री मिलता है और पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, तो ये सब जो है ये अवार्ड की सूची में आते हैं, इन्हें उपाधियां नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सपोज दैट पद्मश्री का अवार्ड मिलता है तो वो अपने नाम के आगे पीछे कहीं नहीं लगाएगा कि पद्मश्री फलाना ढिमकाना। तो ये सब नौटंकी नहीं करनी है। और क्यों इसके लिए मना किया गया है, इसीलिए मना किया गया है ताकि समानता जो हमारी मतलब कि हमारे संविधान ने हमको समानता का जो अधिकार दिया है उसका उल्लंघन ना हो। तो ये हमने देखा टोटल मतलब 18 जो 14 से 18 भाग, मतलब कि भाग 3 में जो हमारा पहला मिला हुआ था मूल अधिकार जिसका नाम था समता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 14 से 18 थे। हमने आर्टिकल 14 से 18 देख लिया। 14 में क्या था, विधि के सम्मुख समानता। 15 में क्या था, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या था, यही 5 आधार प्लस निवास स्थान और उद्भव, इसके आधार पर लोक नियोजन में जो है अवसर की असमानता नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 17 में क्या था, अस्पृश्यता का अंत, जबकि अनुच्छेद जो 18 है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ये हमने टोटल 5 आर्टिकल्स कंप्लीट किए समता के अधिकार को लेकर के। अब हम देख लेते हैं अपना स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा दूसरा अधिकार है, और इसमें आप देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार में आपको आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के मध्य बातचीत की गई है।
तो देखते हैं अपना जो स्वतंत्रता का अधिकार है, सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में जो सबसे पहले है वो है आर्टिकल 19। तो ये जो आर्टिकल 19 है ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो मूल संविधान था उसकी बात कर रहे हैं कि 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख करता था, लेकिन अभी 6 रह गई हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 19F जो है, जो कि संपत्ति का अधिकार था, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। तो अभी हमें आर्टिकल 19 के तहत जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहली कौन सी स्वतंत्रता है, यानी 19(1) क्या है, तो इसमें आपको आप देखेंगे कि चाहे 1 लिखें चाहे ए, इसमें आपको राइट टू स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार मिला हुआ है, बोलने का अधिकार मिला हुआ है। कहाँ पे, तो आर्टिकल 1 मतलब 19A में या 19(1) में। 19B में क्या है, तो 19B में आपको मिल जाएगा शांतिपूर्ण हथियार इसमें आपको मिलेगा शांतिपूर्ण बिना हथियारों के, शांतिपूर्ण लेकिन हथियार नहीं होने चाहिए, बिना हथियारों के आप एकत्रित हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं, ये आपको 19B के तहत मिला है। 19C में क्या है, तो 19C में आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो संघ सी आराम से याद हो जाएगा। संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है ये कहाँ मिली है, तो ये आपको मिली है 19C में। 19D में क्या है, तो आप देश में किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, ये आपको कहाँ मिला है, 19C में। और एक बात याद रखिएगा, जैसे 19C में है देश के भीतर आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन अगर सपोज दैट कल को आपसे पूछ ले जा कि आप विदेश में आ जा सकते हैं, ये जो स्वतंत्रता है वो आपको कहाँ से मिलती है, तो वो आर्टिकल 21 में आपको दिया गया है। यानी विदेश जाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के तहत आता है। जबकि जो हमारा 19D है, आर्टिकल 19D, ये हमें अपने देश के यानी जो हमारा भारत क्षेत्र है उसके देश के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जब हमारा 19E की बात करें, जो 19E है ये देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते कुछ अपवाद हैं उनके सहित, यानी कि जो अपवाद जहाँ के हैं, जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो लगे रहेंगे, बाकी जो अन्य चीज़ें हैं जहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ आप जाके निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। और लास्ट में जो हमारा 19G है, 19 का जो G है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आप कोई भी व्यापार, कोई भी जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ऐसा नहीं कि आप चरस, गांजा और अफीम का जो है कारोबार स्टार्ट कर देंगे, तो वो नहीं। कुछ जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जो है युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स असीमित नहीं हैं, उन पे युक्त प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उसी के तहत आपको व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हैं, संघ बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं और अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार चला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस रोजगार में आप चरस, गांजा, अफीम बेचेंगे, तो ये सब नहीं। जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी आपको जो राइट्स हैं वो तो मिले ही हैं। तो ये हमने देखा आर्टिकल 19। और जो एक और पॉइंट है जो कि कई बार पूछा गया है, जो मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता है, वो कपड़ा प्रेस करने वाला प्रेस नहीं जो मीडिया वाली बात है वो। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये आपको कहाँ मिली है, तो ये भी आपको आर्टिकल 19(1) में ही मिली है। आर्टिकल 19(1)A में जो बोलने की स्वतंत्रता है उसी के तहत आपको मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता मिली हुई है। अब हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 20 है, यानी कि जो अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है, तो देख लेते हैं जो हमारा आर्टिकल 20 है। आज के लिए पेन के लिए सॉरी, अब हम कल इसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं, निब चेंज करेंगे। जो आर्टिकल 20 है वो क्या कहता है, तो ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो अपराध हैं, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण की बात की गई है वो कहाँ की गई है, तो वो अनुच्छेद 20 में की गई है। इसमें आप देखेंगे आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, और वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता में पहली स्वतंत्रता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा मिलेगी, एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा मिलेगी, और ये है पहला। दूसरा है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के आधार पर सज़ा मिलेगी, और तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो पहला क्या है, पहला है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अपराध किया हुआ है तो उसको एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा मिलेगी, बार बार उसको एक ही अपराध के लिए सज़ा नहीं मिल सकती। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून बना है उसी के आधार पर सज़ा मिलेगी। सपोज दैट आपने 2010 में कोई पेन चुराया था और आप 2010 में नहीं पकड़ाए, 2012-13 में पकड़ाए, और 2010 में पेन चुराने के लिए 5 साल की जेल की सज़ा थी,
और लेकिन 2010 में जब आप पकड़ा रहे हैं तो उस टाइम पे 20 साल की जेल की सज़ा हो गई है। तो आपको जो सज़ा दी जाएगी ना, वो जो 2010 में थी उसी के आधार पर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि साफ-साफ हमारा जो आर्टिकल 20(2) है वो बताता है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि बाद और ना कि मतलब कि पहले या बाद में जो कानून बने हैं उससे वो निष्प्रभावी रहेगा। तीसरा क्या है कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसने अपराध किया है तो अपने आप के खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। हालाँकि ये सब कागज़ों में लिखा हुआ है, पुलिस मार-मार के सब करवा लेती है। आगे देखेंगे जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ये क्या कहता है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है और सबसे बड़ा अगर कोई आर्टिकल है तो यही है। इसमें लूसेंट में बहुत छोटा-सा दिया हुआ है, अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 21 का दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है। अभी हाल ही में उसमें पर्यावरण मतलब कि स्वच्छ साफ पर्यावरण मिलने का राइट है, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके खिलाफ नागरिकों को सुरक्षा मिले, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अभी हाल ही में ये मामला आया है। तो प्राण और दैहिक जो स्वतंत्रता है ये आपको आर्टिकल 21 में मिलती है। और इसमें क्या बताया जाता है, तो इसमें कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ साथ जो निजता का अधिकार है वो भी कहाँ आता है। तो जो निजता का अधिकार है ये आपको कहाँ मिलेगा, निजता का अधिकार ये भी आर्टिकल 21 के ही तहत आता है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में ही आता है। और एक और शब्द है ही कि किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जीवन जीने की स्वतंत्रता के साथ क्या मरने का अधिकार शामिल है, नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है तो फिर हम उसको डिस्कस क्यों करें। और आर्टिकल 21 के तहत एक और चीज़ देख लेते हैं जो कि लूसेंट में ही दिया हुआ है कि जो अनुच्छेद 21 है इसके तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की बात मतलब पारित करवाया था। ये जो एनजीटी है ना ये भी इसी के तहत बना था, तो इसको याद रखिएगा। एनजीटी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 2010 में बना था। और अक्टूबर 2010 में फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हो जाती है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की जो मुख्य पीठ है ये आपको कहाँ मिलेगी, ये नई दिल्ली में मिल जाएगी। नई दिल्ली में इसकी जो मुख्य पीठ है वो है। और जबकि 4 अन्य पीठें हैं, और वो जो 4 अन्य पीठ मीन्स होता है सिटिंग जहाँ पे लोग बैठते हैं। और ये आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको एक तो पुणे में मिल जाएगी, पुणे। दूसरा आपको कहाँ मिलेगी, कोलकाता में। और तीसरा कहाँ मिल जाएगी, तीसरा मिलेगी चेन्नई। और चौथा है भोपाल, तो मध्य प्रदेश के भोपाल। ये सब में इसकी अन्य पीठ जो है वो मिल जाएगी। और एनजीटी के बारे में ना उत्तर प्रदेश पीसीएस ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि एनजीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये मैंने पूरी की पूरी पीडीएफ भी लगा दी है ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। और ये देखिए आपको मिल जाएगी इसी पीडीएफ। और पीडीएफ मिलेगी कहाँ ये भी तो जानिए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जुनून पढ़ाई का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहीं पे आप जा कर के ये पीडीएफ लूसेंट की डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं और क्या बातचीत है। तो हमने आर्टिकल 21 देख लिया, और आर्टिकल 21 के बाद अब हम आर्टिकल 22 देख लेंगे। इसी के साथ आज की क्लास भी ख़त्म करेंगे, वरना क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी। तो स्वतंत्रता के अधिकार में जो अंतिम अधिकार मिला हुआ है वो है आर्टिकल 22। और आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो आर्टिकल 22 जो है वो कुछ दशाओं में देख रहे हैं पेन कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात आर्टिकल 22 में की गई है। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। टोटल इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। और पहले तो यही जानिए ना कि ये जो कुछ दशा में गिरफ्तार और निरोध की बात है ये है क्या। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो उसको टोटल 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। पहली कौन सी है, तो पहली है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। तो आपको कारण बताना होगा कि आप उसको हिरासत में क्यों ले रहे हैं। और दूसरा 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा, और इसमें जो आने जाने का टाइम है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तीसरा अपने पसंद के वकील चुनने की, यानी कि अपने पसंद का आप वकील चुन सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, ये भी आपको अधिकार मिलेगा। लेकिन
तो ये तो सामान्य परिस्थिति की बात है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया जाता है, तो निवारक निरोध मतलब कि कोई व्यक्ति के ऊपर संदेह है कि कल को ये किसी तरह का जुर्म कर सकते हैं, तो उनको जो है निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया जाता है। उन्होंने भी जुर्म किया नहीं है, उन पे बस संदेह है, तो संदेह के आधार पर इनको बंदी बनाया जाता है। तो उनके लिए कुछ अलग प्रोविज़न है। उनके लिए क्या प्रोविज़न है? तो जो हमारे भारत का संविधान है उसमें आप देखेंगे अनुच्छेद 32 नहीं, अनुच्छेद 22 का खंड जो 3, 4 और 5 है और 6, इसमें बताया गया है कि निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति को अपराध करने के लिए रोकना। वस्तुतः ये जो निवारक निरोध है, ये राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों के लिए भी इसको किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा? तो पहला क्या है? पहला है कि हालाँकि उसके भी कुछ राइट होते हैं, जैसे सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को केवल 3 महीने तक ही रख सकती है, 3 महीने तक ही बंदी बना के रख सकती है। अगर उससे ज़्यादा दिन के लिए उसको बंदी बना के रखना है, तो इसके लिए फिर एक सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो एक तो उसको ये राइट मिलता है। दूसरा कौन-सा अधिकार मिलता है? दूसरा अधिकार ये मिलता है कि इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है, इसको यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, और जिन तथ्यों को निरस्त करना हो, लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा, उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा, जो ऐसा व्यक्ति है जिसको निरोध मतलब कि निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया गया है, उसके आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अतिशीघ्र अवसर भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ अब हम देख लेते हैं जो निवारक निरोध है, उससे संबंधित अब तक जो विधियां बनाई गई हैं उनको। तो इसके लिए हम अपनी पीडीएफ ही देख लेते हैं, कहीं और देखने की क्या ज़रूरत है। तो चलिए पीडीएफ में अपने देखते हैं क्या बताया गया है निवारक निरोध संबंधित जो विधियां हैं वो। एक सेकंड, हाँ अभी पीडीएफ खुल रही है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि निवारक निरोध अधिनियम 1950। तो जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 है, इसमें क्या बातचीत की गई है? तो जो हमारी भारत की संसद है, इसने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया, और इसका उद्देश्य है राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना। और इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त होना था, लेकिन समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः 31 अक्टूबर 1971 को जाकर के ये समाप्त हुआ। आगे देखेंगे दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, जिसको मीसा कहा जाता है। तो मीसा कब का है ये जरूर याद रखना। तो 44वें संविधान जो कि मतलब 1978 में हुआ था, इसके प्रतिकूल था, और इस कारण इसको 1979 में समाप्त कर दिया गया। तो मीसा को कब समाप्त किया गया था? 1979 में समाप्त किया गया था। लागू कब हुआ था? 1971 में। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। तो इसमें क्या बात हुई है? तो सब पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि केवल 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा 2 वर्ष तक के लिए मतलब विस्तार कर दिया गया इसका। तीसरा कौन सा है? तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में ये लागू किया जाता है। और चौथा है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 हो गया, चौथा ही था। पांचवा कौन सा है? तो आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, टाडा जिसको कहते हैं शॉर्टकट में। तो इसमें क्या है? निवारक निरोध निवारक निरोध व्यवस्था है, इसके अंतर्गत अब तक जो कानून बने हैं उनमें ये सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त किया गया। आगे देखते हैं पोटो के बारे में। ये भी ठीक ठाक है, तो मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक ठाक मतलब। पोटो जो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 है, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। और फिर जो पोटो है ये टाडा का ही एक रूप है, और इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित जो सूचना है, इसको छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस से मतलब शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में इसको नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। जो पोटा है ये 28 मार्च 2000
2 को अधिनियम बनने के बाद पोटा बन गया, यानी कि पहले इसको पोटा कहा जाता था। अभी 28 मार्च 2002 से अब ये पोटा बन गया है, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और 21 सितंबर 2004 को इसको एक अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो जो भी इसमें चीज़ें थी वो सब की सब अब रिवील हो चुकी हैं। निवारक निरोध से जो भी संबंधित चीज़ें थी अभी वो सब की सब ख़त्म कर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा देखेंगे पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट तो वो चलेगा 2-3 घंटे तक क्लास, और आप लोग क्लास देखेंगे नहीं, फिर मेरा मेहनत भी सब वेस्ट चला जाएगा। तो हम लोग अब हमने आज आर्टिकल 19 से सॉरी 19 नहीं, आर्टिकल 13 से लेकर के हमने कहाँ तक देख लिया, आर्टिकल 22 तक देख लिया। अब कल की जो वीडियो है उसमें हम 22 से लेकर के 32 तक देख लेंगे। तो उसी के साथ हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी समाप्त हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक्स। और अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर ज़रूर किया करिए, और साथ में पूरी की पूरी वीडियो भी देखा करिए। पूरी वीडियो देखेंगे तभी लाभ होगा आपको भी और हमको भी। हमारी मेहनत सफल तभी होगी जब आप लोग पूरी वीडियो पे इंटरेक्ट करेंगे। लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।